हाय वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं लेवरेज चैप्टर, जो लास्ट क्लासेस में हुई थी लेवरेज चैप्टर, और उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था कि लेवरेज क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है। आज हम लोग सम करने वाले हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो देखते हैं, हम लोग सम निकालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास बुक नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा इसका पिक्चर सेंड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन का, ताकि आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे 1 से लेकर के 5 तक। उसके बाद फिर 5 से लेकर के 9 तक मैं सभी का फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ पहले। उसके बाद यहाँ जो आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप लोग बाद में भी बना सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन 1-2 बनाएंगे। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को स्टडीज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं आ रहा हूँ 1 पे। ठीक है, कहता है कंपनी हैज़ एस्टिमेटेड दैट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट इट्स सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ कहता 14 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹9 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट ₹10,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर 3000 यूनिट्स एंड 4000 यूनिट्स। आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज 3000 यूनिट पे और 4000 यूनिट्स पे। ठीक ना, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग को लेवरेज जब भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। और जो भी नहीं वॉच किए होंगे क्लास, आप लोग प्लीज़ लास्ट क्लास में मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया हूँ उसको आप लोग वॉच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से। हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पे आपको दे रखा है 3000 यूनिट्स और एक दे रखा है आपको 4000 यूनिट्स के लिए। तो एक छोटा सा हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3000 यूनिट्स और यहाँ पे होंगे 4000 यूनिट्स। ठीक है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे पार्टिकुलर होगा, पार्टिकुलर्स। ठीक है, ये होगा आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सेल्स आपको दे रखा है पर यूनिट। आपको क्वेश्चन में देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है जिसका मैंने स्क्रीन पिक्चर मैंने सेंड किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 14 है, 14 पर यूनिट है। मैं 14 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, 14 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 42,000। ये हो गया 56,000। ये हो गया। इसमें से मैं लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 9 पर यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 नंबर क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 29 27,000। ये हो जाएगा 36,000। इसको जब मैं लेस करूंगा तो 27 42 में से जाएगा तो ये बचेगा आपको 15,000 और ये बचेंगे आपको 20,000। ये आपको होगा कंट्रीब्यूशन।
ये होगा आपको कंट्रीब्यूशन। इसमें से मैं लेस करूँगा फिक्स कॉस्ट। तो देखेंगे फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है, फिक्स कॉस्ट का था 10,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, आपको 10,000 गिवन है और 10,000 इसको जब लेस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5,000, ये लेस की जाएगी तो ये हो जाएगा आपको 10,000। ये आपको कहलाएंगे EBIT, या EBIT बोलूँ या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू होगा, ये आपको फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अपॉन EBIT। ठीक है, आई एम राइट, ओके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे होगा ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू, आपको क्या होंगे, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका देखेंगे 15,000 और EBIT आपको दिया हुआ 5,000। ठीक है, 3,000 यूनिट्स के लिए। अब इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है आपको 20,000 अपॉन EBIT 10,000। ये कटिंग होगा तो 3 होगा और ये होगा 2, ये सभी होगा आंसर टाइम्स में, ये आपको आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स और 2 टाइम्स। आंसर में आप लोग मैच करेंगे तो देखेंगे दिया हुआ 3 टाइम्स और 2 टाइम्स दिया हुआ है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, आप देखिए दूसरा नंबर में क्या कहता है, लास्ट में आप लोग को ऑप्शन देंगे नोट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए फैक्ट्री इज कहता 1 लाख यूनिट्स पर एनम, एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड कहता 80,000 यूनिट्स पर एनम, सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट, फाइंड आउट ऑपरेटिंग लेवरेज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको फाइंड आउट करनी है ऑपरेटिंग लेवरेज फॉलोइंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पहला कहता है व्हेन फिक्स कॉस्ट आर रुपीज़ कहता है 70,000 पर एनम, व्हेन फिक्स कॉस्ट 90,000 पर एनम, फिक्स कॉस्ट कहता है 1,20,000 यूनिट्स। ठीक ना, पर न्यू कहता है न्यू प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस दे रखा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन पे फिक्स कॉस्ट अलग अलग दिया हुआ है। ठीक ना, यानी कि एक में दिया हुआ है तो 3 कॉलम यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ 3 कॉलम बनेगा, इसलिए कि अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर आ रही है ना? ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फिक्स कॉस्ट गिवन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लान 3 है 1 2 यानी कि 3 कॉलम बनाएंगे 3। ये आपको रहेगा प्रॉफिट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, या इसी को मैं बोल सकता हूँ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ 1 2 और 3। 1 2 3 में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 में का था फिक्स कॉस्ट कुछ अलग है, सेकेंड में कुछ अलग है और थर्ड में कुछ अलग है। ठीक, उसके बाद पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर से यहाँ पे आपको होगा सेल्स। ठीक है, तो सेल्स देखिए कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो
सेल्स आपको दिया हुआ है 10 पर यूनिट है, ठीक है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था 80,000। सेल्स पर यूनिट आपको दिया हुआ 10 है और नंबर ऑफ यूनिट्स था आपको 80,000 यूनिट्स। यहाँ पे ये मैं लिख दे रहा हूँ, 80,000 यूनिट्स के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट है, मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 8 लाख होगा। ये सभी में सेम होगा, 8 लाख, 8 लाख दिखाई दे रहे हैं इधर क्लियर। उसके बाद माइनस होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ, देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 6 पर यूनिट, ठीक है, 6 पर यूनिट है। 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 80,000 को, क्या तो 4,80,000 होगा। सब में तो सेम होगा, क्या पर यूनिट सेम है, तो 4,80,000, 4,80,000। मैं इनको लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 320, सभी में तो से इक्वल ही होंगे, 320, 320, ठीक है, यहाँ तक। ये आपको कहलाएंगे कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैं इसमें से लेस करूँगा फिक्स्ड कॉस्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लान पे डिफरेंट क्या है, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है, ठीक है। देखिए 70,000, 90 और 120 पर एनम है। 70,000 पहले मैं एक का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से लेस होगा तो कितना होगा, उसको लेस किए तो 32 में से 7 गया तो 26, 25, 7, 32, 2.5 लाख, ठीक है, ये होगा। उसके बाद दूसरा में कितना है, दूसरा में था 90,000, ये होगा 32 में गया तो 23, 2,30,000 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ, 120 है, 1,20,000, तो ये हो जाएगा 2 लाख, क्या, तो कुछ इस तरह से फिगर आया क्या कैलकुलेशन करने के बाद। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आपको ये कहलाएगा EBIT। अब होगा ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू होगा आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है। इसको इससे मैं डिवाइड करूंगा, क्या 3,20,000 अपॉन 250 होगा, क्या ये हो जाएगा आपको 320 अपॉन 230, और ये होगा 320 अपॉन 2 लाख। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1.28 आएगा, ठीक है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1.28 होगा, इसको डिवाइड किया जाए तो कितना होगा, 1 डिवाइड कीजिए तो 1 पॉइंट कितना होगा, डिवाइड करके बताइए तो कैलकुलेटर से, यानी कि 23 अपॉन 23 कितना हुआ,
32/23 कीजिएगा, 139, 139, ये 16 दूना 32, 1.6, यही आपको क्या आ गया, आंसर आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज OL इज इक्वल टू इतना, आपको क्या निकल के आया, आंसर आया। और सभी को हम लोग क्या समझे, ऑपरेटिंग लेवरेज में हम लोग को आंसर देना टाइम्स में, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि इतना टाइम्स आया ये, ठीक है। और यदि 100 से मल्टीप्लाई होता तो उसको रेशियो में देते हैं, मतलब परसेंटेज में आंसर। वो 32/23 लिखेंगे क्या? पहला नंबर 3,20,000 अपॉन 2,30,000, 3,20,000 बट्टे 2.5 लाख है, 2 2 4 0 है ना, तो कुछ इस तरह से आया। तो देखिए अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से थोड़ा मैं थ्योरी को डिस्क्राइब करूंगा। जैसे देखिए मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताती है कि जिस कंपनी में जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा उस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे था 70,000 फिक्स कॉस्ट, तो देखिए 1.28 आया। इससे ज़्यादा आया 90,000 फिक्स कॉस्ट, तो देखिए उसका आंसर आया 1.39। इससे भी एबव था यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, तो देखिए 1/1.6 आया। इसका मतलब हम बताए थे, क्या बताए थे कि ऑपरेटिंग लेवरेज ये रिप्रेजेंट करता है कि यदि कंपनी के पास जितना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब हाई ऑपरेटिंग लेवरेज रिप्रेजेंट करती है कंपनी का हाई रिस्क, क्योंकि मेरा जितना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगा कंपनी उतना ही ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिकवर करना पड़ता है उतना प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा उतना तो फिक्स कॉस्ट को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये हुआ। साथ ही साथ हम ये भी बताए थे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो होती है उसमें ये भी बताई जाती है कि यदि कंपनी का में जो EBIT में जो चेंजेज होती है परसेंटेज ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब कि EBIT में जो कुछ परसेंटेज चेंज होती है किसके वजह से, सेल्स पर परसेंटेज में चेंज होने की वजह से, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे कंपनी का जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा वो कंपनी उतना ही ज़्यादा रिस्की होगा, उस कंपनी के पास उतना ही ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगा। तो सक्सेस होगा नहीं, सक्सेस क्या होगा, रिस्की होगा, रिस्की है। जब तक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा तब तक बेटर है, अगर कंपनी को नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज ये बताता है। जैसे शेयर मार्केट में बीटा निकाला जाता है, ठीक ना, और लॉ ऑफ डिमांड जब हम लोग स्टडीज करते हैं तो वहाँ पर मेजरमेंट की जाती है इलास्टिक ऑफ डिमांड को, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हम लोग को क्या बताती है, सिर्फ डायरेक्शन बताती है कि यदि किसी गुड्स का, किसी प्रोडक्ट का यदि प्राइस में चेंजेज होती है तो उसको क्वांटिटी डिमांड में चेंज होती है, मतलब एक तरह से वो डायरेक्शन बताती है। वो ये नहीं मेजरमेंट, हाँ हो सकता नहीं होता ही ऐसा, हो सकता नहीं होता ही है, हम बता रहे डायरेक्शन क्या बताता है, वो सिर्फ बताती है प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगी। जैसे अगर किसी गुड्स का प्राइस में इंक्रीजिंग होगी तो उसका क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीजिंग होगी, अगर प्राइस में डिक्रीजिंग होगी तो क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीजिंग होगी। बट वो ये नहीं बताता हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब वो ये नहीं बता पाती है लॉ ऑफ डिमांड कि यदि मेरा प्राइस में परिवर्तन करने से क्वांटिटी डिमांड में कितनी मात्रा से चेंज होगी, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो कोई भी कंपनी वहाँ से प्लान नहीं बना पाता है कि मैं इस प्रोडक्ट का प्राइस को इंक्रीज करूँ या डिक्रीज। तो प्रोफेसर मार्शल जी आए इस समस्याओं को दूर करने के लिए, इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने क्या लाया, तो इलास्टिक ऑफ डिमांड, जो बताता है क्या चीज़ कि यदि परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा कुछ तो क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत से परिवर्तन होगा, वो मेजरमेंट करती है, इसलिए कोएफिशिएंट निकलती है। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलती है, रिग्रेशन, ये सब घुमा फिरा कर एक ही टाइप के थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज भी हुई है, बट हम लोग क्या करते हैं जब प्रैक्टिकल बनाते हैं तो यहाँ तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर होता है, इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हम लोग फार्मूला पे सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं तो लगता है कि आसान है, लेकिन इसका मतलब समझा जाए तो बहुत बड़ा मीनिंग निकला। जैसे देखिए अभी प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ, नहीं तो क्वेश्चन बनाइए तो एकदम आसान सा है लेकिन इसका मीनिंग निकलता है कुछ बड़ा, ठीक है। तो इन द सेम वे वही चीज़ बताती है ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक ना, कि कंपनी का, चूँकि हम ओवरऑल क्या बताएं कि लेवरेज जो होती है कॉस्ट की वजह से होती है। जो कंपनी में जो कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट, उसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। तो कंपनी क्या करना चाह रही है, वो अपने फिक्स कॉस्ट पे कुछ प्लान करती है,
ठीक ना, कि हमको किस तरह से प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करनी चाहिए जिससे कि कंपनी को नुकसान ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। ठीक है, और हमारी कंपनी में फिक्स कॉस्ट मैक्सिमम कितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मानकर चलिए यदि मेरे पास प्रॉफिट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि 1000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपया लोन ले ले और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दे। ये हमारा कैपेसिटी देखना पड़ेगा बिजनेस में। तो ये रिस्क को मेजरमेंट करती है लेवरेज, समझ गए ना। ठीक है, तो